नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मॉर्निंग प्राइम टाइम नया सवेरा। मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी संध्या शर्मा। सुप्रभात शैलात, और हमारे सभी नया सवेरा के दर्शकों को भी सुप्रभात। तो नया सवेरा में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नए भारत की नई उन्नति और प्रगति। साथ ही साथ आपको दिखाएंगे प्रेस रिपोर्ट्स भी। आत्मनिर्भर होते भारत की झलक भी आपको नया सवेरा के माध्यम से दिखाने वाले हैं और आर्थिक विकास की झलक भी आपको दिखाएंगे। बिल्कुल, खेल जगत में क्या रहा है हिट और कैसे रहेगी आपकी सेहत फिट, करेंगे टेक टॉक और नजर डालेंगे वर्ल्ड वॉच पर भी हर वो बात जो कि आपके दिन को बेहद खास बनाएगी। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता आज। व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी और रक्षा सहयोग पर बातचीत के आसार। पीएम मोदी के झालमुड़ी मूव ने बढ़ाई बंगाल में टीएमसी की टेंशन। ममता और अभिषेक करेंगे धुआंधार प्रचार। तमिलनाडु में चंद्रबाबू नायडू की रैली तो वहीं स्टालिन का चेन्नई में होगा रोड शो। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर फिर होगी बात। मुख्य वार्ताकारों के बीच वॉशिंगटन में 3 दिन तक होगा मंथन। अमेरिका ने जब्त किया ईरानी मालवाहक जहाज। तेहरान की ओर से जवाबी कार्रवाई की धमकी। दूसरे दौर की वार्ता में भी शामिल होने से इनकार। और आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दर्ज की सीजन की पहली जीत। वहीं पंजाब किंग्स 5वीं जीत के बाद शीर्ष पर मजबूती से बरकरार। तो चलिए संध्या, नया सवेरा की शुरुआत करते हैं और भारत और दक्षिण कोरिया के बीच संबंधों की बात कर लेते हैं। तो ये संबंध जो है उनको एक आज नई ऊर्जा और नई रफ्तार जो है मिलती हुई नजर आएगी। बिल्कुल शहला, अपने दर्शकों को बता दें कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग इस समय भारत दौरे पर हैं, जिनका आज राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत भी होना है। इसके बाद वो राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। ली की आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है, जिसके बाद दोनों नेताओं के बीच सहमति पत्रों का आदान प्रदान होगा और संयुक्त प्रेस वार्ता भी होगी। और इसके बाद राष्ट्रपति ली भारत मंडपम में बिजनेस फोरम कार्यक्रम में शामिल होंगे और इस दौरान दोनों नेता कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे, जिसमें व्यापार, निवेश, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, जहाज निर्माण, महत्वपूर्ण उभरती हुई प्रौद्योगिकियों, जन संबंधों और सांस्कृतिक आदान प्रदान सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को, सहयोगों को और ज्यादा मजबूत करने के मुद्दे इसमें शामिल रहेंगे। दोनों ही नेता पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी अपने विचार विमर्श करेंगे। और खास बात यह है कि राष्ट्रपति ली की पहली भारत यात्रा है। और ये भी बता दें आपको कि उनके साथ प्रथम महिला किम हेक्यंग, मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और व्यावसायिक प्रमुख सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत के दौरे पर है। और इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति से मुलाकात की और डॉक्टर एस जयशंकर ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने के लिए दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति की प्रतिबद्धता की सराहना की। विदेश मंत्री ने ये विश्वास भी व्यक्त किया कि दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली वार्ता दोनों देशों की विशेष रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी। अगर पिछली कुछ अहम बातें देखें तो दोनों देशों में साल 1962 में कांसुलर संबंध स्थापित हुए थे। वहीं 1973 की बात करते हैं तो राजनयिक संबंध कायम हुए। 2010 की बात करें तो रणनीतिक साझेदारी का दर्जा मिला और 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोल यात्रा। बिल्कुल, स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में ये संबंध जो है वो बदलते हुए नजर आए। 2025 में विशेष दूतों का दौरा हुआ
और साल 2026 जिसमें डायलॉग और कंसल्टेशन का दौर जारी है। 2026 में विदेश मंत्री स्तर की बैठकें तो बेहद महत्वपूर्ण, द्विपक्षीय संबंध गहरा करने पर राष्ट्रपति का जोर है और विशेष रणनीतिक साझेदारी इससे और ज्यादा मजबूत होती हुई नजर आएगी। भारत और कोरिया के संबंध देखें तो सभ्यतागत और ऐतिहासिक संबंध है। 1962 में ये संबंध स्थापित हुए, 1973 में राजनयिक संबंध कायम हुए और लगातार ये संबंध और ज्यादा प्रगाढ़ होते हुए नजर आ रहे हैं। 2010 में रणनीतिक साझेदारी का दर्जा मिला। विशेष रणनीतिक साझेदारी और भी मजबूत होती हुई आज नजर आएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली है द्विपक्षीय वार्ता और कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनको लेकर के बात होगी, चर्चा होगी और कैसे साझा मूल्यों के साथ दोनों देश आगे बढ़ सकते हैं, इस पर मंथन भी होगा। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, देखिए, भारत और कोरिया के बीच संबंधों की अगर हम बात करें तो ऐतिहासिक संबंध है, लेकिन आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है विभिन्न क्षेत्रों पर जब हम नजर डालते हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राष्ट्रपति की द्विपक्षीय वार्ता भी होने वाली है। इसको किस तरह से देखा जाए, कैसे दोनों देश मिलकर के आगे बढ़ते हुए, कदमताल करते हुए नजर आएंगे? देखिए, कोरिया छोटा देश भले ही है, लेकिन कोरिया विकसित देशों की श्रेणी में आता है और कोरिया की इकोनॉमी जो है, कोरिया की तकनीक जो है काफ़ी उत्तम मानी जाती है। दूसरे अर्थों में अगर कहें तो कोरिया जो है वो बहुत बड़ा सप्लायर है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का भी। बहुत सारी ऐसी चीज़ों का सप्लाई है, इलेक्ट्रिकल गुड्स का, जो कि कई बार वो चाइना के मुकाबले कोरिया खड़ा हो जाता है, जापान के मुकाबले कोरिया खड़ा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में भारत और कोरिया के बीच के संबंधों को और आगे बढ़ाना, क्योंकि भारत देखिए दुनिया का सबसे बड़ा खुला बाजार है और इस खुला बाजार में लोगों की ज़रूरतें भी काफ़ी है, अच्छा सामान भी चाहिए और प्राइस के हिसाब से भी, दाम कीमत के हिसाब से भी अच्छी कीमत वाला सामान चाहिए। तो ऐसे में कोरिया जो है एक बहुत अच्छे हमारे सप्लायर के रूप में उभरा है, जिसके पास तकनीक भी अच्छी होती है और सामान भी बहुत महंगे नहीं होते। हमने देखा है कि सैमसंग किस तरीके से नोएडा में, दिल्ली के करीब नोएडा में अपनी दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री सैमसंग ने लगाया है अपना भारत में, और उसके चलते लोगों को बड़े पैमाने पे रोजगार भी मिला है और कह सकते हैं कि कम्पिटिटिव प्राइस में हमको फ़ोन भी मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में भारत के साथ कोरिया मिलकर एक ऐसी कोशिश कर रहा है कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भारत के साथ साइन किया जाए। और जो आज की बैठक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कोरिया के राष्ट्रपति की, तो इसमें खास तौर पे इसको कैसे जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इसके फाइन पॉइंट्स क्या होंगे, इस पर विस्तृत चर्चा होनी है। क्योंकि यह एक अम्ब्रेला, एक ट्रेड एग्रीमेंट होता है जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं, जिसमें कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सहयोग के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो को शामिल किया जाता है। उसके बाद रक्षा के क्षेत्र में हमारे जो सहयोग है कोरिया के साथ, उसे भी और बढ़ाने की ज़रूरत महसूस की जा रही है। शिप बिल्डिंग में, जहाज, जो पानी के जहाज होते हैं उसके निर्माण में कोरिया के पास बहुत ही अच्छी तकनीक है और कोरिया के साथ हम उसके बारे में हालांकि इस बारे में पहले भी बात हुई है और उसको और ज़्यादा एक कह सकते हैं कि कंक्रीटाइज करने की बात है। देखिए, कोरिया के पास छोटे छोटे जो परमाणु रिएक्टर होते हैं जिसके कि बिजली छोटे सुदूर इलाके में दिया जा सकता है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इसके पास लिए भी कोरिया के पास काफ़ी उत्तम तकनीक है। इस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बातचीत हो सकती है। तो एक अम्ब्रेला जो है भारत और कोरिया के बीच में, वो है कि देखिए पॉलिटिकल संबंध, हमारे जो सांस्कृतिक संबंध है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अयोध्या की राजकुमारी गई थी, कोरिया के राजकुमार के साथ उनकी शादी हुई थी, तो इस तरीके का हमारा सांस्कृतिक संबंध है। आज भी अयोध्या में और कोरिया में मुझे भी जाने का मौका मिला। मैंने देखा है कि किस तरीके से उस स्मृति को कोरिया के लोगों ने संभाल के रखा है और कोरिया के लोगों के जेहन में वो राजकुमारी की वो यात्रा और फिर वहाँ उनकी शादी की बात है। तो निश्चित तौर पे ये जो यात्रा है कोरिया के राष्ट्रपति की, वो है यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण है। खास तौर पे जब हम देख रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो क्लोज है, ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध के कारण जो पूरा जो सप्लाई चेन है तेल और गैस का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के तहत, उसके वो पूरी तरह बंद हो गया है। और ऐसे में कोरिया और भारत दोनों को मिलकर कुछ ऐसी रणनीति बनानी है जिससे दोनों की ज़रूरतें पूरी हों ऊर्जा के क्षेत्र में, और किस तरीके से दोनों एक राजनयिक प्रयास कर सकते हैं
हैं ताकि इस मसले पर एक सामान्य रणनीति बनाई जा सके, ग्लोबल साउथ के साथ भी मिलकर कुछ बात की जा सके। तो निश्चित तौर पे ये जो यात्रा है कोरिया के राष्ट्रपति की, वह यात्रा खास करके इस समय जो पूरा माहौल दुनिया में एक लग रहा है कि ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो रहा है, पहले डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वार की वजह से और अब अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की वजह से, ऐसे में भारत और कोरिया के जो संबंध है वो काफी कह सकते हैं कि प्रगतिशील संबंध के रूप में विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल प्रगतिशील होने की दिशा में विकसित हो रहे हैं भारत और कोरिया के संबंध, चाहे वो व्यापार के लिहाज से देखें, टेक्नोलॉजी के लिहाज से देखें या फिर स्टार्टअप्स के लिहाज से देखें, तो काफी ज्यादा प्रगाढ़ होते जा रहे हैं और इसमें और भी संभावनाएं अभी तलाशी जा सकती हैं। साथ साथ जिस तरह से सांस्कृतिक संबंधों का बात की आपने, बहुत पुराने संबंध है भारत और कोरिया के, और वो जुड़ाव कोरिया के लोग आज भी भारत के साथ, खासतौर पे अयोध्या के साथ महसूस करते हैं और वो जुड़ाव और भी ज्यादा प्रगाढ़ होता जा रहा है। आने वाले समय में और भी इसमें संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं। देखिए, बिल्कुल भारत और कोरिया का वो जो आयाम है संबंधों का कि यहाँ से पानी के जहाज से अयोध्या की राजकुमारी गई थी कोरिया, और फिर कोरिया के राजकुमार ने उनका स्वागत किया था, और उसके बाद दोनों में एक कह सकते हैं कि एक दैविक देन मानते हैं कोरिया के लोग भारत के राजकुमारी की उस यात्रा को, और उसे काफ़ी अच्छे तरीके से सहेज के वहाँ रखा गया है, वहाँ बनाए गए हैं, उनके टेम्पल बनाए गए हैं। और ऐसे में भारत के लोग जो सैलानी जाते हैं कोरिया में, अवश्य उस जगह पे जाते हैं, क्योंकि हम एक नई तस्वीर वहाँ देखते हैं कि किस तरीके से उस जमाने में जब हवाई जहाज नहीं था, पानी के जहाज से जाने में महीने लगते थे, और ऐसे में एक अयोध्या की राजकुमारी वहाँ जाती हैं और कोरिया के लोगों के साथ संबंध बनता है, कोरिया के लोगों के साथ आत्मिक संबंध बनता है, शादी होती है, तो एक पूरा लीनिएज है, एक पूरा जो एक खानदान वहाँ स्थापित हुआ भारत और कोरिया के संबंधों का। तो ऐसे में कोरिया के लोग बहुत महत्व देते हैं। कोरिया के लोग भी अब बड़े पैमानों पे अयोध्या में आने लगे हैं, और खास करके जब अयोध्या एक नए रूप में पूरी दुनिया के सामने विकसित हो रहा है, अयोध्या में जो मंदिर बना है और उसके बाद अयोध्या के जो सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं, ऐसे में कोरिया के लोग सैलानी भी अब बड़े पैमाने पे आ रहे हैं। तो यह एक जो सांस्कृतिक जुड़ाव है, देखिए वो बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कोरिया के साथ, और पीपल टू पीपल जो संबंध होता है वो बहुत अहम होता है। देखिए कि क्योंकि सरकारों के बीच संबंध जो है वो अक्सर रणनीति पे आधारित होते हैं, व्यापार पे आधारित होते हैं, लेकिन जनता के बीच के जो संबंध है वो इनसे परे होते हैं, और कई बार ये जो संबंध होते हैं सरकारों को भी मिलाकर ये देखा जाए कि कोरिया के राष्ट्रपति की जो भारत यात्रा है वो न केवल आर्थिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये संबंध लगातार प्रगाढ़ हो रहे हैं। और आज प्रधानमंत्री के साथ जो द्विपक्षीय वार्ता होनी है, बिजनेस फोरम भी होनी है, उसमें भी शिरकत करने वाले हैं कोरिया के राष्ट्रपति। तो उसके बाद और भी हम देखेंगे कि ये रिश्ते आगे बढ़ते हुए, गहरे होते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे श्रीलंका की। जी हां, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन श्रीलंका के दौरे पर हैं, और आज के कार्यक्रम की बात की जाए तो उपराष्ट्रपति आज यहां पर नुआरा एलिया में होंगे, जहां पर वो भारतीय आवास परियोजनाओं का दौरा करने के साथ ही तमिल समुदाय के लोगों से बातचीत भी करेंगे। और इससे पहले अगर कल की बात करें तो सीपी राधाकृष्णन ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने साझा इतिहास और सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित बहुआयामी भारत श्रीलंका संबंधों को और भी प्रगाढ़ करने के बारे में चर्चा की। राधाकृष्णन ने पड़ोसी प्रथम नीति की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। चर्चा में भारतीय आवास परियोजना और श्रीलंका में चक्रवात दितवाह से प्रभावित क्षेत्रों के लिए 45 करोड़ डॉलर के पैकेज के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं सहित विभिन्न पहलुओं पर भी बात हुई। श्रीलंकाई तमिलों के लिए OCI की सुविधा 6 जनरेशन तक बढ़ाने का एक बेहद ऐतिहासिक फैसला हुआ। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री डॉक्टर हरिनी अमरसूरिया से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच पीपल टू पीपल संबंधों को और ज्यादा बढ़ावा देने पर जोर दिया। वहीं वे कथिरेश्वर मंदिर और गंगा रमैया मंदिर भी पहुंचे और पूजा अर्चना की, और इस दौरान उन्होंने इस वर्ष की शुरुआत में गंगा रमैया मंदिर में गुजरात के देवनी मोरी से लाए गए भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों के सार्वजनिक दर्शन का भी श्रद्धापूर्वक स्मरण किया। तो नया सवेरा का सफर आगे भी जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद,
मेरी पसंद है। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आइए अब आपको लिए चलते हैं चुनावी राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की ओर। देख लेते हैं जनादेश 2026 में आज आपके लिए क्या है खास। तो इस समय पश्चिम बंगाल के चुनाव में झालमुड़ी ट्रेंड कर रही है। कल चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से झारग्राम में एक दुकान में जाकर झालमुड़ी खरीदा, उसका स्वाद चखा और दुकानदार से बात की, उसके बाद तो बंगाल चुनाव में एक नया चटपटा तड़का लग गया है। झालमुड़ी बंगाल का एक ऐसा स्नैक है जिसके बिना बंगाली खाने की प्लेट अधूरी मानी जाती है। मुरमुरे में मिर्च, नमक और प्याज समेत सरसों के तेल का ये मिक्सचर अब चुनाव में एक दिलचस्प फैक्टर भी बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें भी साझा की और लिखा कि पश्चिम बंगाल में रविवार को 4 रैलियों के बीच, जो कि एक व्यस्त दिन था, मैंने झारग्राम में कुछ स्वादिष्ट झालमुड़ी का आनंद लिया। तो काफी चर्चाओं में है प्रधानमंत्री का झालमुड़ी का स्वाद चखना। और पश्चिम बंगाल की सियासत अगर हम देखें तो इस मिर्च मसाले के साथ चुनावी राजनीति को और भी धार देती हुई नजर आ रही है। वहीं झारग्राम में झालमुड़ी मूव कर रही है। बंगाल में प्रधानमंत्री का अनोखा अंदाज देखने को मिला। और बिल्कुल, और जिस तरह से जिस दुकान से प्रधानमंत्री ने झालमुड़ी खरीदी, खाई, उस दुकानदार का उत्साह जो था वो भी देखते हुए बनता था। जब उसने डीडी न्यूज से बात की तो उसमें उसकी वो खुशी अलग ही नजर आ रही थी कि खुद प्रधानमंत्री वहां आए और उनसे झालमुड़ी खाने का जो है उन्होंने उसे जो है ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उसने और ये भी कहा संध्या कि ये रह गया कि वो जो है ऑटोग्राफ नहीं ले पाए। बिल्कुल, और इसे बंगाल की अस्मिता से जोड़कर भी देखा जा सकता है, क्योंकि बंगाल की जो संस्कृति है और यहाँ के अगर खान पान, स्वादिष्ट लजीज व्यंजनों की अगर हम बात करते हैं तो उसमें झालमुड़ी एक प्रमुख स्थान भी रखता है। जी हाँ, प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया कि आज मेरा दिन बहुत व्यस्त था और इस व्यस्ततम दिन के बीच मैंने झालमुड़ी का स्वाद लिया। तो बिल्कुल, प्रधानमंत्री का ये कदम क्या टीएमसी की एक नई टेंशन बढ़ाएगा, ये भी सवाल बेहद अहम हो गया है संध्या। बिल्कुल, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी आज अपने अपने इलाकों में धुआंधार प्रचार अभियान पर निकलने वाले हैं। आखिर कैसा है माहौल टीएमसी को लेकर, ये भी अपने दर्शकों के साथ साझा कर लेते हैं। तो टीएमसी के लिए जो माहौल है उसको देखें तो बड़ा हथियार मुस्लिम वोट है, जिसे साधने का प्रयास टीएमसी द्वारा किया जा रहा है, ममता बनर्जी द्वारा मंचों के माध्यम से किया जा रहा है। हालांकि जिस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी मैदान में है, तो ममता की टेंशन भी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इस बार संध्या महिला वोटर्स जो हैं उन पर सभी का फोकस है। चाहे वो ममता बनर्जी हो, वो भी महिलाओं को साधने की कोशिश कर रही हैं। और बात की जाए बीजेपी की तो वो भी महिलाओं के लिए अपना हितैषी होने का दावा लगातार ठोक रहे हैं। और जिस तरह से महिला शक्ति वंदन अधिनियम उसकी भी बात बीजेपी की ओर से लगातार की जाती रही है। बिल्कुल, महिला आरक्षण की जब बात सदन में गूंजी, लेकिन महिलाओं के पक्ष में जब विपक्ष ने वोट नहीं डाले इस बिल के समर्थन में, तो फिर अब ये मुद्दा भी चुनावी मंचों पर गरज रहा है और कहीं ना कहीं महिलाओं के साधने के साथ साथ ये मुद्दा प्रकाश में भी आया है। अब संसद में महिला आरक्षण बिल गिर गया है, यानी कि पास नहीं हो पाया है, लेकिन उसकी गूंज पश्चिम बंगाल चुनाव में सुनाई दे रही है। इसको लेकर इशारों ही इशारों में भारतीय जनता पार्टी के नेता शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर करारा प्रहार किया है और टीएमसी नेताओं को महिला विरोधी करार दिया है। जनता तैयार है, परिवर्तन होगा। मोदी जी का नेतृत्व में डबल इंजन सरकार बनेगा। जो सरकार विकास करेगा, भ्रष्टाचार रोकेगा, नारी सुरक्षा देगा और बंगाल को अच्छा रखने के लिए कोशिश करेगा। नारी विरोधी है, नारी विरोधी है, माँ दुर्गा का विरोध करता है। 30 अप्रैल और 29 अप्रैल हमारा दीदी, बहन, माता सब मिल के ईवीएम में नारी विरोधी
तृणमूल कांग्रेस और इंडी जोट को सबक सिखाने का काम करेगा। तो शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि भाजपा सरकार जो है वो भ्रष्टाचार पर कहीं ना कहीं लगाम लगाते हुए नजर आएगी। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अधिकारियों को लेकर हालिया बयानों पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव हार रही हैं और इसीलिए ऐसे हथकंडे अपना रही हैं। ये वो आगे आने वाले इलेक्शन में हारने वाली है, इसीलिए इस तरीके की हथकंडे अपना रही है। ये कौन सा अफसर है, एक बार उनसे पूछिए तो। क्यों ये हमेशा कालीघाट में ही रहता है, इतने बार प्रमोशन मिला, डीसी बन गया, लेकिन कालीघाट साउथ कोलकाता से हटता ही नहीं। क्यों बाकी लोगों का, बाकी अफसरों का ट्रांसफर होता है? ये शांतनु सिन्हा या विश्वास जो भी है, इसमें इसका चक्कर क्या है कि इसको प्रमोशन मिलता है लेकिन ट्रांसफर नहीं होता? कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि सारे इलीगल काम यही बंदा करता है ममता बनर्जी की तरफ। पश्चिम बंगाल से चलते हैं तमिलनाडु। यहाँ पर भी सियासी पारा हाई है। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प हो चुका है। एनडीए ने अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंक रखी है, तो वहीं स्टालिन की पकड़ को कमजोर भी किया जा रहा है। आज की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू एनडीए के पक्ष में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। एनडीए की रणनीति ने मुकाबले को कांटे का बना दिया है। शायद इसी का असर है कि डीएमके ने चेन्नई के लिए विशेष घोषणा पत्र भी जारी किया है। एनडीए के प्रचार अभियान की बात की जाए तो देश भर से बड़े बड़े नेता और केंद्रीय मंत्रियों ने प्रचार की कमान संभाली है। अमित शाह, राजनाथ सिंह जैसे दिग्गज चेहरे स्टालिन सरकार की खामियां जो है वो गिना रहे हैं और एनडीए के पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी अपने लिए मौका तलाशती भी नजर आ रही है। कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल और फिल्म स्टार विजय अपनी पॉलिटिकल पार्टी टीवीके के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। तो स्टालिन को सत्ता वापसी का पूरा भरोसा है। वहीं डीएमके नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन आज चेन्नई में रोड शो करने वाले हैं। कल एमके स्टालिन ने आगामी चुनाव में 200 से ज्यादा सीटें जीतने का भरोसा भी जताया है। उन्होंने चेन्नई के टी नगर में एक जनसभा के दौरान कहा कि डीएमके चुनाव में 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। उन्होंने चुनावी जनसभा में टी नगर सीट से राजा अनबझगन को जिताने की अपील की और उन्होंने ये भी कहा कि इस चुनाव में उगते सूरज द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का जो चुनाव चिन्ह है उसे वोट देना ना भूलें। हालांकि तमिलनाडु के कुछ मुद्दे जरूर उन्हें परेशान कर रहे हैं। तो स्टालिन आज चेन्नई में रोड शो करेंगे। तमिलनाडु के मुद्दों की बात की जाए, बेरोजगारी बनाम विकास जो है मुद्दा है, भाषा और पहचान का मुद्दा है। कई बड़े मुद्दे इस बार तमिलनाडु के चुनाव में जो है वो उभरते हुए नजर आ रहे हैं। निशांत राय चेन्नई से जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। निशांत, दिन पर दिन जो है चुनाव जो है और ज्यादा रोचक होता जा रहा है, त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। तमाम मुद्दे, चाहे वो भ्रष्टाचार बनाम विकास की बात हो, ऐसे मुद्दे जो है इस वक्त वहां पर जमीन पर छाए हुए। देखिए, सबसे पहले चेन्नई की बात कर लेते हैं कि कल से अब तक चेन्नई में सभी राजनीतिक दल बहुत ज़्यादा जोर मार रहे हैं और चेन्नई की बात की जाए तो ये 16 विधानसभा सीट है जो अब तक द्रमुक के खाते में रही है। अगर 2016 की बात की जाए और 2021 की बात की जाए तो यहाँ पर द्रमुक का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, लेकिन इस बार जो परिस्थितियां हैं पूरी तरीके से बदली हुई हैं। 2021 में तो 16 सीटें द्रमुक ने यहाँ पर जीती थी, लेकिन अगर इस बार बात की जाए तो इस बार टेंशन बढ़ी हुई है। विजय के आने के बाद से मामला त्रिकोणीय है। वहीं बीजेपी और अन्ना द्रमुक भी यहाँ अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। इसलिए चेन्नई की बात की जाए तो पिछले हफ्ते उदयनिधि स्टालिन ने इस बार अब स्टालिन और तमाम जो डीएमके के नेता यहाँ पर रोड शो या जगह जगह रैली कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो खुद कल गृह मंत्री अमित शाह ने चेन्नई में जो है तमिलिसाई सौंदरराजन के लिए रोड शो किया है और पलानीस्वामी भी यहाँ पर लगातार अपने रोड शो और रैलियाँ चेन्नई में कर रहे हैं। तो एक तरीके से चेन्नई तमिलनाडु की राजनीति का केंद्र बन के उभर रहा है। राजधानी पहले से ही है, लेकिन अगर चेन्नई में, क्योंकि पिछली बार अन्ना द्रमुक की बात की जाए तो चेन्नई में उसका खाता नहीं खुला था 16 सीटों पर, इस बार वो पूरी ताकत से लड़ रहा है। और 2 चुनाव पहले अन्ना द्रमुक यहाँ पर लीडिंग पार्टी हुआ करती थी, लेकिन 2 चुनाव में द्रमुक ने उसको काफ़ी पिछाड़ा है। तो ऐसे में
वो पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि सब शुरुआत चेन्नई से हो, चेन्नई में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लें अगर सरकार बनानी है तो। ऐसे में चेन्नई इस समय राजनीति का अखाड़ा बनता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी अहम बात करें चेन्नई में मुद्दे, अगर पूरे तमिलनाडु में जो मुद्दों की बात कही जा रही है वो कई सारे मुद्दे हैं और जैसा कि आपने बताया कि चंद्रबाबू नायडू यहाँ पर प्रचार करने आ रहे हैं, तो तेलुगु की अगर बात की जाए, तेलुगु और तमिल को लेकर भी कई बार यहाँ पर लोकल स्थानीय स्तर पर मुद्दा उठाया गया और बड़ी संख्या में चेन्नई और इसके आसपास के इलाके में तेलुगु समाज से जो तेलुगु बोलने वाले हैं वो लोग रहते हैं। ऐसे में एनडीए की यही कोशिश है कि हर उस तबके को छुआ जाए जो कि एनडीए के लिए फायदेमंद हो सकता है और चंद्रबाबू नायडू का आना यह दिखलाता है कि एनडीए पूरी रणनीति के साथ यहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहा है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फिर गृह मंत्री अमित शाह और अब चंद्रबाबू नायडू का आना, यानी कि दक्षिण के इस किले को फतेह करने के लिए पूरी तरीके से जोर आजमाइश एनडीए की तरफ से की जा रही है। बिल्कुल निशांत, यानी कि अगर हम देखें तो हर कोई इस राजनीतिक अखाड़े में पुरजोर तरीके से लगा हुआ है। हालांकि इस दंगल में किसका होगा मंगल, ये 4 मई को स्पष्ट होता हुआ नजर आएगा। हालांकि हम ये भी समझ सकते हैं कि जो सत्ता में दल होता है उसके लिए चुनौतियां कुछ ज्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि जब आप जनता के बीच पहुंचते हैं तो जवाब आप ही को देना होता है कि आपने सत्ता में रह करके क्या कुछ किया। देखना होगा 4 मई को कि जनता जनादेश किसको देती है। बहुत बहुत शुक्रिया निशांत तमाम जानकारी के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का रुख कर ले। बीती शाम जो है तमिलनाडु के विरुधुनगर में पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण धमाके में हुई 23 लोगों की जो है मौत हो गई है, जबकि 13 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। विरुधुनगर के जिला कलेक्टर ने बताया है कि 9 शवों की पहचान हो गई है, जिसमें 16 महिलाएं हैं, 3 पुरुष हैं और 6 घायलों का आईसीयू में इलाज चल रहा है। और जब हम राहत का काम कर रहे थे तभी दूसरा ब्लास्ट भी हो गया। मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वहीं हादसे को लेकर एआईएडीएमके नेता के टी राजेंद्र बालाजी राज्य सरकार को घेरते हुए आरोप लगाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि बार बार ऐसे हादसे हो रहे हैं, लेकिन सरकार इन्हें रोकने के लिए जरूरी कदम नहीं उठा रही है। तो 23 लोगों की मौत, 13 लोग घायल बताए जा रहे हैं इस पूरे हादसे में। पटाखा फैक्ट्री में ये हादसे की खबर। और आगे बढ़ेंगे। वैश्विक संकट के बीच सरकार बिना किसी रुकावट के ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। एक दिन में 53.5 लाख एलपीजी सिलेंडर डिलीवर कर दिए गए हैं। वहीं 98% बुकिंग डिजिटल माध्यम से हुई। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद बुकिंग के मुकाबले घरेलू एलपीजी की डिलीवरी सामान्य बनी हुई है। सप्लाई के मोर्चे पर सरकार ने घरेलू एलपीजी, पीएनजी और सीएनजी सेगमेंट के लिए 100% उपलब्धता सुनिश्चित की है। कॉमर्शियल एलपीजी की सप्लाई बढ़ाकर लगभग 70% कर दी गई है। इसके अलावा प्रवासी मजदूरों के लिए 5 किलोग्राम वाले फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडरों की सप्लाई 2 गुनी कर दी गई है। और आइए नया सवेरा में बढ़ते हैं आगे और अब हमारी खास सीरीज का रुख कर लेते हैं एक दिन एक उत्सव का। पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा में इन दिनों आस्था, परंपरा और संस्कृति का बेहद अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। बिल्कुल शैला, यहाँ के आदिवासी समुदायों का प्रमुख पर्व गरिया पूजा पूरे उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये पर्व समृद्धि, प्रकृति और समुदाय के गहरे रिश्ते का प्रतीक होती है। देखिए ये खास रिपोर्ट। त्रिपुरा में जमातिया, त्रिपुरी, नवातिया और रियांग समेत कई आदिवासी समुदायों के लिए गरिया पूजा सबसे महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है। यह उत्सव समृद्धि, सौहार्द और प्रकृति के साथ मानव के गहरे संबंध को दर्शाता है। पूरे राज्य में पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ इस पर्व को बड़े ही उत्साह से मनाया जा रहा है।
इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत उदयपुर के महादेव बाड़ी मंदिर और त्रिपुर सुंदरी मंदिर में चैत्र पूजा के साथ होती है, जहां बाबा गरिया को आमंत्रित करने के लिए विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। ये परंपराएं राजशाही काल से चली आ रही हैं और जल कल्याण व समृद्धि के कामना से जुड़ी हैं। इस वर्ष गरिया पूजा को खास महत्व मिला जब त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू ने तेलियामुरा के गरजंतली गांव में 435वें गरिया पूजा महोत्सव का उद्घाटन किया। उन्होंने राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संजोने और आगे बढ़ाने पर जोर दिया और लोगों को गरिया पूजा और बुईसू की शुभकामनाएं दी। बाबा गरिया जिन्हें धन और पशुधन के देवता के रूप में पूजा जाता है, उनके सम्मान में मनाया जाने वाला यह पर्व कृषि चक्र की शुरुआत का प्रतीक है। पारंपरिक नृत्य, संगीत और अनुष्ठान के साथ पूरे राज्य में उत्सव का माहौल देखने को मिल रहा है। सप्ताह भर चलने वाले इस उत्सव में सुबह की पूजा से लेकर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों तक हर पल आस्था और उल्लास से भरा है। गरिया पूजा न सिर्फ एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि त्रिपुरा की सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं को जीवंत रखने का प्रतीक भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए बढ़ते हैं आगे। अमेरिका के इंडिया हाउस में वसंत उत्सव मनाया गया। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय अमेरिकी समुदाय के साथ भारत के वसंत उत्सव की जीवंत भावना और रंगों का जश्न मनाकर बेहद खुशी हुई। क्वात्रा ने एक्स पर लिखा कि अमेरिका में रहने वाला भारतीय समुदाय भारत की समृद्ध संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है और भारत अमेरिका साझेदारी का जीवंत सेतु बनता है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। जब धरती चीर खबर के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए अब आपको बता देते हैं कि आज के समाचार पत्रों में कौन कौन सी खबरें दिलचस्प अंदाज के साथ प्रकाशित हुई हैं। तो प्रेस रिपोर्ट्स में सबसे पहले आपको बताते हैं दिलचस्प खबर जो है नाटक से जुड़ी हुई। जी हां, नाटकों से सुलझेंगे विज्ञान के मुश्किल टॉपिक। अब तक हम देखते थे कि बच्चों को खेल ही खेल में शिक्षा किस तरह से प्रदान की जाए उस पर फोकस किया जा रहा था, लेकिन सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि बड़ों के लिए भी किस तरह से नाटक रंगमंच का जो मंच है वो मुश्किल कम करता हुआ नजर आ रहा है और साथ देता हुआ नजर आ रहा है। ये खबर बता रही है विज्ञान का रंगमंच है ये। क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांत समझने के लिए 2022-23 में हुआ था पहला नाटक। और भारत में जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि नाटक हो, रंगमंच हो, स्वांग हो, ये मनोरंजन का साधन हुआ करता था, लेकिन अब ये छात्र छात्राओं को क्वांटम मैकेनिक्स तो कभी डीएनए की संरचना के बारे में भी नाटक के माध्यम से बता रहा है। और अब अगली खबर है एक स्टडी से जुड़ी हुई जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को चिड़चिड़ा और आक्रामक बना रहा है ज़्यादा स्क्रीन टाइम। एक स्टडी जो आई है मनोचिकित्सा केंद्र के विशेषज्ञों ने इसका खुलासा किया है। लगभग 72% बच्चे रोज़ाना 3 से 6 घंटे तक मोबाइल देखते हैं, जो कि सोचने वाली बात है। बच्चों में बढ़ते स्क्रीन टाइम के असर को समझने के लिए मनोचिकित्सा केंद्र के वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक ने करीब 1 साल तक केंद्र में आने वाले 10 से 16 साल के 150 बच्चों पर यह पूरा अध्ययन किया है। और अध्ययन के दौरान बच्चों और उनके अभिभावकों से बातचीत की गई और उनके व्यवहार का अवलोकन किया गया। उसके आधार पर यह जो है स्टडी छापी गई है। 72% बच्चे रोजाना 3 से 6 घंटे तक मोबाइल देख रहे हैं और इस पर लगाम लगानी बहुत ज्यादा जरूरी है। रुक करते हैं अगली खबर का। और नवभारत टाइम्स अखबार से हमने ये खबर ली है। दरअसल बर्फीली ऊंचाइयों पर बना नकली अंतरिक्ष, ये अंतरिक्ष भले ही नकली हो लेकिन तैयारी
असली की है। गगनयान मिशन की जो तैयारी है उसके तहत इसे तैयार किया गया है। बेंगलुरु की एक स्टार्टअप कंपनी और इसरो ने मिलकर लद्दाख की ठंडी वादियों को एक स्पेस लैब में तब्दील कर दिया है ताकि हमारे होने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को कठिन हालातों के लिए तैयार किया जा सके। चांद या फिर मंगल मिशन में हम सिर्फ रॉकेट के बारे में सोचते हैं, असली चुनौती रॉकेट के अंदर बैठे उस इंसान के लिए हो जाती है जो हफ्तों तक छोटी सी जगह में, भारी सी जगह में, भारी तनाव के बीच रहता है और कैसे उस तनाव से पार पाया जा सकता है, तनाव को कम किया जा सकता है, उसके लिए ये तैयारियां की जा रही है और इसीलिए तैयार किया गया है नकली अंतरिक्ष। तो प्रेस रिपोर्ट के बाद आगे बढ़ते हैं और दुनिया भर की कुछ खास खबरों पर नजर डालते हैं। तो भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर आज से वॉशिंगटन डीसी में बातचीत शुरू होगी। दोनों देशों के द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण के लिए 3 दिन की वार्ता होगी। इसमें भारत के लगभग 1 दर्जन अधिकारी आज वॉशिंगटन पहुंचेंगे। अमेरिका में शुल्क ढांचा बदलने के बाद दोनों पक्ष उस समझौते पर फिर से विचार कर सकते हैं जिसका मसौदा 7 फरवरी को जारी किया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कई देशों पर लगाए गए व्यापक शुल्क के खिलाफ अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने 24 फरवरी से 150 दिन के लिए सभी देशों पर 10% का शुल्क लगा दिया है। भारत के मुख्य वार्ताकार और वाणिज्य विभागों में अतिरिक्त सचिव दर्पण जैन टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। सीमा शुल्क और विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी भारतीय दल का हिस्सा हैं। इसके अलावा अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि द्वारा शुरू की गई जांच पर भी इन 3 दिवसीय विचार विमर्श में चर्चा हो सकती है। और अमेरिका ईरान में जबरदस्त तनाव बना हुआ है। ईरान की ओर से दूसरे दौर की वार्ता में शामिल नहीं होने के बयान के बाद अब ये कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद में शांति वार्ता नहीं होगी। दरअसल अमेरिकी सेना ने ईरानी झंडे वाले एक मालवाहक जहाज को रोककर कब्जे में ले लिया। अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रखी है। इसके बाद ईरान ने धमकी दी है कि इसका अमेरिका को कड़ा जवाब दिया जाएगा। तेहरान में रविवार रात हजारों लोग ईरान सरकार के समर्थन में सड़कों पर उतरे और अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के दबाव के बीच शांति वार्ता से इनकार कर दिया है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार लोगों ने अमेरिका की मांगों को वास्तविकता से काफी दूर बताया है। तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में अगर हम देखें तो टेंशन घट नहीं रही है बल्कि टेंशन बढ़ती जा रही है। इधर उत्तर कोरिया ने एक बार फिर अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करते हुए कम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण कर डाला है। रविवार को किए गए इस उच्च स्तरीय परीक्षण में देश के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन के साथ उनकी बेटी जुए और कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मौजूद थे। सरकारी मीडिया KRT के मुताबिक वासोंग 11LA नाम की इन अत्याधुनिक मिसाइलों ने करीब 136 किलोमीटर दूर एक आइलैंड पर अपना अचूक निशाना साधा। और इस अहम परीक्षण का मुख्य उद्देश्य नए वॉरहेड की मारक क्षमता और तबाही मचाने की उसकी ताकत का सटीक तौर पर आकलन करना था। तो क्या कुछ और दुनिया भर की खबरें, आइए चलते हैं अराउंड द वर्ल्ड। अमेरिका के लुइसियाना राज्य में हुई एक दर्दनाक गोलीबारी की घटना में 8 बच्चों की मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक ये मामला घरेलू हिंसा से जुड़ा दिखाई दे रहा है। हमलावर ने 3 अलग अलग घरों में जाकर इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने पीछा करने के बाद संदिग्ध हमलावर को मार गिराया। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने जूलिया प्रांत में अमेरिकी प्रतिबंधों के खिलाफ एक अभियान शुरू किया है। उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से वेनेजुएला के $5 अरब जारी कराने के लिए वो लड़ाई लड़ रही हैं। मेक्सिको में ड्रग माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। ड्रग बनाने वाली 6 गुप्त प्रयोगशालाओं का भंडाफोड़ किया गया है। यहां धड़ल्ले से सिंथेटिक ड्रग्स बनाई जा रही थी। और आज के मनी मंत्र में चलिए बात करते हैं गोल्ड लोन की। गोल्ड लोन पर्सनल लोन से कैसे अलग होता है और गोल्ड लोन में गिरवी रखना पड़ता है आपको सोना, तो किस प्रकार गोल्ड लोन पर्सनल लोन से अलग है, ये हम आज मनी मंत्रा में आपको बता रहे हैं।
गोल्ड लोन में आपको अपना सोना गिरवी रखना होता है, जबकि पर्सनल लोन जो होता है वो कहीं ना कहीं अनसिक्योर्ड लोन कहलाता है और पर्सनल लोन में कोई संपत्ति नहीं देनी पड़ती है। गोल्ड लोन एक तरह से सिक्योर्ड लोन होता है, पर्सनल लोन अनसिक्योर्ड होता है। गोल्ड लोन का ब्याज जो है वो कम होता है, जबकि पर्सनल लोन का ब्याज देखा जाए तो काफी ज्यादा होता है। हालांकि गोल्ड लोन जल्दी मिल जाता है, पर्सनल लोन में आपको काफ़ी समय भी लग सकता है। तो बहुत ही आसान है गोल्ड लोन प्रक्रिया, जिस तरफ आप जा सकते हैं, रुक कर सकते हैं। गोल्ड लोन सोने की कीमत पर आधारित होता है, जितनी सोने की कीमत होगी उतना आपको लोन मिलेगा। और इसके साथ साथ पर्सनल लोन में किसी तरह का कोई खतरा नहीं होता है, हालांकि गोल्ड लोन में थोड़ा रिस्क हो सकता है। गोल्ड लोन में गिरवी रखना पड़ता है आपको सोना, पर्सनल लोन में कोई संपत्ति नहीं देनी होती है। तो गोल्ड या फिर पर्सनल लोन किसका आप चुनाव करें, दोनों चीजें हम आपको बता रहे हैं कि गोल्ड लोन लेने पर आपको क्या क्या फायदे हैं या क्या जोखिम हो सकता है। पर्सनल लोन जब आप लेते हैं तो आपको किस तरह से आसानी होती है या फिर आपको समय का इंतजार करना पड़ता है। हालांकि दोनों ही, अगर गोल्ड लोन हो या फिर पर्सनल लोन, सिविल स्कोर बहुत ही मायने रखता है। और अब साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया से क्या कुछ है खास, चलते हैं टेक टॉक की दुनिया में। तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा अंतरिक्ष से ली गई तस्वीर में यूपी और बिहार को पृथ्वी की सबसे रोशन जगह दिखाया गया है। नासा ने सैटेलाइट इमेजरी के आधार पर एक नया ग्लोबल मैप जारी किया है और इस मैप में ये दिखाया गया है कि 2014 से 2022 तक पृथ्वी पर रात में लाइट्स कैसे बदली हैं। इस मैप में भारत के उत्तर प्रदेश और खासकर बिहार की चमक ने सभी को हैरान भी कर दिया। नासा के वैज्ञानिकों ने पिछले 9 वर्षों में हर रात पृथ्वी की तस्वीरें लीं, जिससे लगभग 16 लाख सैटेलाइट इमेज का विश्लेषण किया गया। तो अंतरिक्ष में दिखी बिहार यूपी की चमक, जी हाँ, ये चमक अंतरिक्ष में भी नजर आ रही है। करीब 16 लाख तस्वीरों का विश्लेषण किया गया। और आपको बता दें कि कनेक्टिव यूनिवर्सिटी के टियान ली और झेझू के नेतृत्व में वैज्ञानिकों ने विजिबल इंफ्रारेड इमेजिंग रेडियोमीटर स्यूट द्वारा ली गई तस्वीरों का विश्लेषण किया और इन तस्वीरों का विश्लेषण करने के लिए एक नए एल्गोरिदम का इस्तेमाल भी किया गया। बिल्कुल, और इस एल्गोरिदम जिसमें के सुनहरे रंग वाले हिस्से रात की ज्यादा तेज रोशनी दिखाते हैं, जबकि बैगनी रंग वाले हिस्से सिर्फ रात की रोशनी को प्रदर्शित कर रहे हैं। ये जो नतीजे हैं, इनसे पता चला है कि शहरी विकास के कारण उत्तर भारत में, खासकर उत्तर प्रदेश में और बिहार में रात की रोशनी का स्तर जो है पहले से काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो नासा द्वारा शेयर इन तस्वीरों को बिहार में जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय झा ने भी शेयर किया है। अपनी पोस्ट में उन्होंने ये भी लिखा है कि जब आप भारत पर जूम इन करेंगे तो आपको खुशी होगी कि बिहार ज्यादा साफ और ज्यादा रोशन, ज्यादा चमकदार रहा है। और नीतीश कुमार के 2 दशकों के अच्छे शासन ने बिहार के लिए यही किया है, एक बड़ी छलांग, जिसके लिए आने वाली पीढ़ी उनकी हमेशा शुक्रगुजार रहेगी। तो न केवल धरती से बल्कि अंतरिक्ष से भी उत्तर प्रदेश और बिहार रोशन हुआ है। बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और नया सवेरा में एक बार फिर स्वागत है आपका। आपके इस चहेते नया सवेरा शो में हर सोमवार को हम आपके लिए लेकर आते हैं साइंस स्पार्क। तो चलिए गौरव के पास, जो हमें बताएंगे कि क्या एक मशीन कभी उस दिमाग को मात दे सकती है जिसने उसे बनाया है। आज की आधुनिक दुनिया तकनीक और डेटा पर टिकी हुई है, जहां स्मार्टफोन से लेकर सुपर कंप्यूटर तक हर चीज स्मार्ट होती जा रही है। इस दौर की सबसे बड़ी क्रांति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो अब केवल निर्देशों का पालन नहीं करती, बल्कि इंसानों की तरह समस्याओं को सुलझाने और तर्क करने की क्षमता भी दिखा रही है। नेचर न्यूरोसाइंस
और MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू जैसे संस्थानों के शोध बताते हैं कि नए AI मॉडल्स अब खुद अपनी गलतियों को सुधार रहे हैं, जिसे वैज्ञानिक एक बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये AI हमारे अरबों न्यूरॉन्स वाले प्राकृतिक मस्तिष्क यानी कि दिमाग की जगह ले सकता है? तो आइए साइंस स्पार्क के सेगमेंट में आसान भाषा में समझते हैं कि AI और इंसानी दिमाग में कौन बेहतर तरीके से सीखता और समझता है और इनका भविष्य क्या है। ऐसे में सवाल आता है कि AI के न्यूरल नेटवर्क्स और इंसानी दिमाग के बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स में क्या अंतर है। देखिए, वैज्ञानिकों ने AI को विकसित करने के लिए आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का निर्माण किया है, जो काफी हद तक हमारे दिमाग की बनावट की नकल है। जहां इंसानी दिमाग में लगभग 86 अरब बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स रसायनों के जरिए आपस में जुड़े हुए होते हैं, वहीं AI के न्यूरल नेटवर्क गणितीय कोड और भारी भरकम कंप्यूटर चिप्स पर आधारित होते हैं। सबसे बड़ा अंतर इनके सीखने के तरीके में है। जहां एक इंसान का दिमाग बहुत कम डेटा या सिर्फ एक अनुभव से बड़ी बातें सीख लेता है, जबकि AI को वही चीज सीखने या जानने के लिए लाखों बार डेटा जैसे कि फोटो या टेक्स्ट की जरूरत पड़ती है, जो उन्हें बार बार दिखाया जाता है, तब वो सीखते हैं। सरल शब्दों में कहें तो इंसानी दिमाग क्वालिटी यानी कि अनुभव से सीखता है, जबकि AI क्वांटिटी यानी आंकड़ों के ढेर से अपनी समझ को बनाता भी है और उसे बढ़ाता भी है। क्या AI सच में इंसानों की तरह सोच और तर्क कर सकता है? हाल के शोधों में देखा गया है कि नए AI मॉडल्स में इमर्जेंट एबिलिटीज विकसित हो रही है, जिसका मतलब है कि वे अब बिना सिखाए भी स्टेप बाय स्टेप तर्क करना सीख रहे हैं। पहले के AI सिर्फ रटे रटाए जवाब देते थे, लेकिन अब जो नए AI मॉडल विकसित हो रहे हैं, वे जटिल गणितीय सवालों को टुकड़ों में तोड़कर हल करते हैं और गलत होने पर खुद को सुधारते भी हैं, यानी कि सेल्फ करेक्शन भी वो करते हैं। हालांकि वैज्ञानिक इसे पूरी तरह से सोचना या तर्क करना नहीं मानते, क्योंकि AI के पास इंसानों की तरह कोई चेतना यानी कि भावना नहीं होती है। वो केवल गणितीय गणनाओं के आधार पर सबसे सटीक नतीजे तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। फिर भी इसकी बढ़ती तर्क क्षमता इसे एक साधारण मशीन से ऊपर उठाकर एक सोचने वाली मशीन की श्रेणी के करीब ले जा रही है। सीखने के मामले में AI की सीमाएं क्या हैं? इतनी ताकतवर होने के बावजूद AI की अपनी कुछ बड़ी सीमाएं भी हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है कॉमन सेंस या सामान्य ज्ञान का अभाव। जहां एक छोटा बच्चा भी जानता है कि पानी में हाथ डालने पर वो गीला हो जाएगा, AI को यह बुनियादी बात भी डेटा के जरिए समझानी पड़ती है। दूसरी बड़ी चुनौती ऊर्जा की खपत है। हमारा दिमाग पूरी दुनिया की जानकारी पढ़कर और फोकस कर उसे प्रोसेस कर लेता है, जबकि एक बड़े AI मॉडल को चलाने के लिए विशाल सर्वर और हजारों यूनिट बिजली की जरूरत होती है। इसके अलावा AI में अलाइनमेंट रिस्क का भी खतरा रहता है, यानी कि अगर इसके सीखने का तरीका इंसानी मूल्यों और नैतिकता से भटक गया तो यह गलत या खतरनाक नतीजे भी दे सकता है। भविष्य में मानव AI सहयोग किस तरह से उपयोगी हो सकता है? भविष्य की दुनिया में AI और इंसान एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि सहयोगी यानी कि पार्टनर्स के रूप में काम करेंगे। स्टैनफोर्ड AI इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार AI उन उबाऊ और जटिल कामों को तेजी से निपटाएगा जिनमें बहुत अधिक गणना की जरूरत होती है, जैसे कैंसर की शुरुआत की पहचान और या अंतरिक्ष मिशनों का डेटा विश्लेषण। दूसरी ओर इंसान अपनी रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी, वहीं सहानुभूति, सिंपैथी और जटिल नैतिक निर्णय लेने की क्षमता का इस्तेमाल कर बड़े लक्ष्यों को तय करेंगे। आसान भाषा में समझें तो ये ठीक वैसा ही होगा जैसे एक चित्रकार के हाथ में अब एक ऐसा जादुई ब्रश आ गया है जो रंगों को खुद मैनेज कर सकता है, लेकिन पेंटिंग क्या बनानी है ये फैसला हमेशा इंसान का ही रहेगा। तो कुल मिलाकर देखें तो AI और इंसानी दिमाग की ये तुलना हमें दिखाती है कि दोनों की अपनी अपनी ताकत है। जहां AI सूचनाओं को प्रोसेस करने में सुपरफास्ट है, वहीं इंसानी दिमाग अपनी संवेदनशीलता और सूझबूझ में लाजवाब है। आने वाले समय में ये दोनों मिलकर शिक्षा, चिकित्सा और विज्ञान के क्षेत्रों में बड़े चमत्कार कर सकते हैं, जो सही मायनों में मानव सभ्यता के लिए एक बड़ा साइंटिफिक स्पार्क साबित होगा। तो इसी के साथ साइंस स्पार्क के इस अंक में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। और साइंस स्पार्क के बाद चलते हैं खेल जगत में। स्पोर्ट्स ट्रैक में क्या खबरें हैं आपके लिए, जानते हैं।
आईपीएल में आज गुजरात टाइटंस का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। गुजरात टाइटंस अंक तालिका में 6ठे स्थान पर है, तो वहीं मुंबई की टीम आखिरी स्थान पर। आईपीएल में कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस सीजन की अपनी पहली जीत दर्ज की। राजस्थान रॉयल्स द्वारा 156 रन के लक्ष्य को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इंडियन प्रीमियर लीग में कल पंजाब किंग्स का जीत का सिलसिला जारी है। पंजाब ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 54 रन से हरा दिया। जवाब में लखनऊ सुपर जायंट्स 20 ओवर में 5 विकेट पर 200 रन ही बना सके। दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम ने भारतीय टीम को सीरीज के दूसरे टी20 में 8 विकेट से हरा दिया। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 147 रन बनाए। जवाब में अफ्रीकी टीम ने सिर्फ 2 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। फ्रांस के आर्थर फेल्स ने बार्सिलोना ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। फेल्स ने फाइनल में रूस के आंद्रे रूबलेव को हराया और ये 2024 के बाद से फेल्स का पहला खिताब। बेन शेल्टन ने बावेरियन इंटरनेशनल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। बेन शेल्टन ने फाइनल में इटली के फ्लावियो कोबोली को हराया। ये उनके करियर का 5वां और क्ले पर दूसरा टूर लेवल खिताब है। और नया सवेरा में अब बात मौसम की। तत्र विशेषतः अत्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य मोहन भागवतवर्याः अत्र उपस्थिताः सन्ति इति महतः नमोनस्य सह। और नया सवेरा में अब वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन जाने के साथ साथ आपको छोड़े जाएंगे कुछ खास और अनोखी झलकियों के साथ। जी हाँ, कुछ खास और अनोखी झलकियां जहां राजधानी बीजिंग से एक हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। असल में यहाँ पर एक हाफ मैराथन हुआ जिसमें इंसानों के साथ ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने भी दौड़ लगाई। तकनीक की इन्हीं दिलचस्प तस्वीरों के साथ हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।